नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पढ़ाई स्टेशन पर। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं भाषा कौशलों के बारे में। भाषा कौशल से संबंधित प्रश्न जो है वो रीट परीक्षा में लगभग हर बार पूछे जाते हैं, इसलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक बनता है। तो हम शुरुआत करते हैं भाषा कौशल के अर्थ से। किसी भी व्यक्ति में या बालक में भाषा का विकास कुशलतापूर्वक जिस क्रम में होता है, उस क्रम के तहत आने वाले जो सोपान है, जो सीढ़ियाँ हैं, उन सीढ़ियों को हम भाषा कौशल कहते हैं। और ये 4 हैं मुख्य रूप से। पहला L फॉर लिसनिंग यानी कि श्रवण, दूसरा S फॉर स्पीकिंग यानी बोलना जिससे उच्चारण कौशल, तीसरा R फॉर रीडिंग यानी वाचन मतलब पढ़ना पठन कौशल, और चौथा W फॉर राइटिंग यानी लिखना यानी लेखन कौशल। तो भाषा कौशल का विकास का क्रम LSRW होता है। सबसे पहले L फॉर लिसनिंग यानी सुनना, दूसरा S फॉर स्पीकिंग यानी बोलना, तीसरा R फॉर रीडिंग यानी पढ़ना, और चौथा W फॉर राइटिंग यानी लिखना। लेकिन श्रीमती मारिया मोंटेसरी के विचार कुछ अलग है। क्या है वो देखिए कि भाषा कौशल का क्रम LSRW नहीं होता। जो सर्वमान्य सिद्धांत है, जो सब लोगों ने माना है, वो मारिया मोंटेसरी ने नहीं माना है। इन्होंने बताया कि इसका क्रम LS तक तो ठीक है, लेकिन उसके बाद पहले W आएगा और उसके बाद R आएगा। यानी पहले सुनना, फिर बोलना और उसके बाद फिर लिखना, पढ़ना नहीं, पहले लिखना और उसके बाद पढ़ना। ये मारिया मोंटेसरी का मत है। देखिए यहाँ पर सुनना, श्रवण कौशल, बोलना, उच्चारण कौशल, तीसरा पढ़ना, वाचन कौशल, और चौथा लिखना यानी लेखन कौशल। अब ग्राह्य कौशल का अर्थ जो सीखने से संबंधित है, और अभिव्यंजना कौशल का मतलब अभिव्यंजित यानी अभिव्यक्त यानी प्रस्तुत करने से संबंधित कौशल। तो अब देखिए, सुनना, श्रवण कौशल ये प्राथमिक कौशल है, आधार कौशल माना जाता है, और बोलना द्वितीय कौशल माना जाता है। ठीक इसी प्रकार से पढ़ना प्राथमिक कौशल है और लिखना द्वितीय कौशल है। तो हम एक एक करके विस्तार से पढ़ते हैं। श्रवण कौशल का अर्थ, जिसमें सुनना, ध्यान से सुनना जरूरी है। यह भाषा कौशल विकास का सबसे प्राथमिक और आधारभूत कौशल है, क्योंकि सबसे पहले LSRW में L आता है, L फॉर लिसनिंग यानी बेहतर सुनना। इस कौशल में व्यक्ति या बालक जितना अधिक कुशल होगा, उसमें भाषा का विकास उतना ही बेहतर प्रकार से हो सकेगा। मतलब जब सही सुनेगा तब वो सही बोलेगा, और सही बोलेगा तो सही पढ़ेगा, और सही पढ़ेगा तो सही लिखेगा। लेकिन यहाँ देखिए, अगर इस शब्द को हम एक उदाहरण लेते हैं जिसमें गलत किस प्रकार सुनते हैं और गलत सुनने पर किस प्रकार भाषा का सही ज्ञान व्यक्ति को नहीं हो पाता है। तो देखिए, भरतरी उसने सुना तो भरतरी ही बोलेगा, भरतरी ही पढ़ेगा और भरतरी ही लिखेगा। किंतु इसी का सही जो उच्चारण है वो किस प्रकार से कि भर्तृहरि, ये उसने सुना तो भर्तृहरि ही बोलेगा, भर्तृहरि ही पढ़ेगा और भर्तृहरि ही लिखेगा। इस प्रकार भाषा का उचित ज्ञान होगा उसे। और श्रवण कौशल के लिए क्या आवश्यक चीज़ है, तो सबसे पहले आवश्यकता है ठीक प्रकार से सुनना। इसके लिए कान यानी श्रवण इंद्रिया जो है उसकी ठीक होनी चाहिए, क्योंकि जब तक व्यक्ति सुनेगा नहीं तो वो व्यक्ति बोल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उसे पता ही नहीं है कि आगे वाले व्यक्ति ने क्या कहा है, या मेरे मुंह से बोलने पर आवाज़ किस प्रकार की आती है, उसे पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए एक सर्वे में एक निष्कर्ष भी मिला है कि लगभग 90 से 95% वे लोग गूंगे होते हैं जो सुनते नहीं हैं। ठीक है, अब सुनने के लिए क्या जरूरी है, शांतिमय वातावरण हो, सुनाने वाले या वक्ता के शब्दों का उच्चारण बिल्कुल स्पष्ट और शुद्ध हो, इसमें किसी प्रकार का अवरोध नहीं आए, ध्यान केंद्रित होना चाहिए। वो सुनने में अगर आप ध्यान केंद्रित है आपका तो आप सही सुन पाएंगे। अंतर्बोध शक्ति का होना, अंतर्बोध शक्ति का मतलब आप सुनते ही उसके अर्थ को समझे। धारण शक्ति का होना, कई बार ऐसा होता है कि हम जैसे जैसे सुनते जाते हैं, ज्यों ज्यों सुनते जाते हैं, पिछला भूलते जाते हैं, तो हमारी धारण शक्ति कम होती है, तब हम सही प्रकार से नहीं सुन पाते और न ही याद रख पाते हैं। अर्थबोध शक्ति का होना, जिससे कि अर्थ का बोध हो सकते हैं, हो सके, अर्थ का ज्ञान हो सके। उपयुक्त विचार, सकारात्मक होने की स्थिति इस बात को स्पष्ट करती है कि सुनिश्चित रूप से श्रवण कौशल अच्छा होगा। तो इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए अच्छे श्रवण कौशल के लिए, सही सुनने के लिए। दूसरा कौशल आता है उच्चारण कौशल। जब एक बालक या व्यक्ति जैसा सुनता है, ठीक उसी प्रकार से वह क्या करता है, बोलना शुरू करता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से शुद्ध या स्पष्ट बोल पाता है जैसा वह उसका उच्चारण कौशल कहलाता है। अब इसके लिए क्या होना चाहिए, स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण हो। जब उच्चारण शुद्ध होगा तो उसमें जो वो बोलेगा वह भी सही ही बोलेगा। शब्द और वाक्य विन्यास भी बिल्कुल सही होना चाहिए। पर्यायवाची शब्दों का अनावश्यक प्रयोग नहीं हो, आवश्यकता ही नहीं है। जबरदस्ती ठूसना नहीं है पर्यायवाची शब्दों को।
और बहुत अधिक अलंकृत शब्दावली नहीं हो जिससे कि बोलने में उच्चारण करने में समस्याएं उत्पन्न हो, बिल्कुल सीधे और सरल शब्द हो। अब उच्चारण कौशल में बाधक कौन कौन सी चीज़ें हैं? देखो, कई बार हम देखते हैं कि जो अध्यापक इत्यादि है वो च को स पढ़ते हैं, अ को ए पढ़ते हैं, तो ये उच्चारण का सही रूप नहीं है और इससे भी बालक की भाषा का सही अधिगम नहीं हो पाता, सही विकास नहीं हो पाता। तो उच्चारण कौशल के बाधक तत्व देखिए, शीघ्रता से बोलने की आदत, बहुत अधिक तेज बोलते हैं, बहुत अधिक फास्ट बोलते हैं शिक्षक तो भी ये उच्चारण सही प्रकार से नहीं माना जाएगा। भौगोलिक वातावरण का प्रभाव, आंचलिकता का प्रभाव, कई मेवाड़ी क्षेत्र के जो लोग हैं उनकी टोन अलग आएगी, यूपी के साइड के लोगों की टोन अलग आएगी, ये भौगोलिक वातावरण का प्रभाव है। तीसरा, शारीरिक या मानसिक दोष होना, अगर बोलने वाला जो है, जो उच्चारण करने वाला है वो हकलाता है या तुतलाता है तो भी क्या होगा, उसका उच्चारण कौशल सही नहीं होगा। और सामाजिक वातावरण का प्रभाव पड़ता है इस पर, और अभिव्यक्ति की क्षमताओं का अभाव होता है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रख करके सही तरह से उच्चारण कौशल पैदा किया जा सकता है। तीसरा कौशल है यहाँ पर वाचन कौशल। वाचन मतलब बोलना, वाचन करना, जिस प्रकार से मैं कर रहा हूँ आपके सामने। तो किसी भी लिखित विषय वस्तु को स्मरण या याद करने के लिए वाचन कौशल का उपयोग किया जाता है। ये दो प्रकार के होते हैं, सस्वर वाचन। सस्वर वाचन भी पुनः दो प्रकार के हैं, एक तो आदर्श सस्वर और दूसरा अनुकरण सस्वर वाचन। तो और अनुकरण के फिर से दो प्रकार है, व्यक्तिगत और सामूहिक। तो वाचन कौशल में जो मुख्य दो प्रकार है, एक तो सस्वर और दूसरा है मौन वाचन। सस्वर का मतलब जहां आवाज आ रही हो, उच्चारण कर रहे हैं, और मौन वाचन का मतलब है कि मुंह बंद है, मुख से किसी प्रकार की ध्वनि नहीं निकल रही है। और मौन वाचन के फिर दो प्रकार है, गंभीर मौन वाचन और त्रुत मौन वाचन। तो यहाँ बहुत सारे प्रकार, खिचड़ी हो रही है एक प्रकार से, तो हम एक एक करके यहाँ पर पढ़ रहे हैं। देखिए, वाचन कौशल में सबसे पहला प्रकार है सस्वर वाचन। तो जब वाचन करते समय ये मुख्य बात है यहाँ पर कि मुख से ध्वनि बाहर निकलती है तथा पास बैठा अन्य व्यक्ति भी उसे सुन सकता है, तो यह वाचन का सस्वर प्रकार कहलाता है। और प्रारंभ में सस्वर वाचन ही होता है जो मौन वाचन का आधार भी होता है। ठीक है। अब सस्वर वाचन के फिर से दो प्रकार थे, आदर्श और अनुकरण। तो आदर्श सस्वर वाचन में देखिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें अर्थ लिखा हुआ आएगा और बताएंगे कि ये किस प्रकार का वाचन है। तो देखिए, जब एक शिक्षक किसी विषय वस्तु को पहले स्वयं सस्वर वाचन करते हुए बालकों को सुनाता है, तो यह आदर्श सस्वर वाचन कहलाता है, जो केवल शिक्षक के द्वारा ही किया जाता है। आदर्श का मतलब शिक्षक जो है उसे भाषा का उचित ज्ञान है, तो वह उचित या शुद्ध उच्चारण के साथ वाचन करेगा, वह आदर्श सस्वर वाचन कहलाएगा। और अनुकरण सस्वर वाचन में देखिए, जब बालक शिक्षक का अनुकरण करते हुए वाचन करता है तो यह अनुकरण वाचन कहलाता है। मतलब शिक्षक के बोलने के पश्चात जब बालक भी साथ में उसके पीछे पीछे बोलता है, उसका अनुकरण करते हुए वाचन करता है, तो वह अनुकरण वाचन है। अब अनुकरण वाचन के दो प्रकार देखिए, व्यक्तिगत अनुकरण वाचन, जब एक केवल अकेला जो बालक है वह या फिर व्यक्ति जब अनुकरण वाचन कर रहा हो तो वह व्यक्तिगत अनुकरण वाचन होगा। और सामूहिक या संवेद का मतलब क्या होगा, जब सभी बालक एक साथ मिलकर के अनुकरण वाचन कर रहे हो तो वह सामूहिक या संवेद अनुकरण वाचन कहलाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रकार है वाचन का मौन वाचन। एक तो सस्वर हो गया और दूसरा है मौन। मौन का मतलब क्या होगा, मुख से जब ध्वनि बाहर नहीं निकलती है वाचन के दौरान, मन ही मन जब पढ़ते हैं हम, तो यह मौन वाचन होता है। मौन वाचन की शुरुआत कक्षा 3 से ही करवानी चाहिए, क्योंकि प्रतिभाशाली बालकों में इसकी शुरुआत कक्षा 3 से ही हो जाती है। तो प्रश्न ये आता है कि मौन वाचन की शुरुआत प्रतिभाशाली बालकों में कब से हो जाती है, तो कक्षा 3 से, परंतु सामान्य बालकों में यह कक्षा 5 के बाद यानी कक्षा 6 से शुरू होता है। मौन वाचन का उद्देश्य यह होता है कि विषय वस्तु को याद करना या फिर स्मरण करना, इससे संबंधित होता है। मौन वाचन के फिर से दो प्रकार हैं। पहला है गंभीर मौन वाचन। गंभीर मौन वाचन का मतलब क्या होगा, जब पहली बार कोई चीज़ का वाचन कर रहे हैं तो मन ही मन उसको याद करने की कोशिश करते हैं, तो धीरे धीरे या गंभीरता से पढ़ना, जिससे विषय वस्तु निश्चित रूप से याद हो सके। और दूसरा है द्रुत मौन वाचन, जो हम क्विक रिवीजन करते हैं वो द्रुत मौन वाचन में करते हैं। तो पहले से स्मरण की गई विषय वस्तु को पुनः स्मरण करने के लिए द्रुत मौन वाचन किया जाता है। ये हो गए 3 कौशल। और चौथा और अंतिम कौशल यहाँ पर आता है लेखन कौशल, यानी लिखना। प्राप्त ज्ञान को स्थायी बनाने के लिए यह सबसे मुख्य भाषा का कौशल है। यह एक कठिन कौशल है, क्योंकि लेखन जो है वो सबसे अंत में करता है। जब बालक सबसे पहले सुनता है, फिर एस फॉर स्पीकिंग बोलता है, और फिर आर यानी कि पढ़ता है, और उसके बाद लास्ट में वह लिखने के लिए तैयार होता है। तो इसके लिए क्या ध्यान रखना चाहिए कि वर्तनी संबंधित त्रुटि नहीं हो, मात्राई गलतियां नहीं होनी चाहिए, लिखावट सुंदर होनी चाहिए,
क्योंकि प्रारंभ में जब वह सीखता है तब लिखावट सुंदर होगी तो तत्पश्चात भी वह सुंदर ही रहेगी। लिखते समय सिरोबंद आवश्यक है और कलम को अधिकतम 1 इंच की ऊंचाई से पकड़ना चाहिए। बिल्कुल नीचे से नहीं पकड़ना चाहिए, कमल को सिरे से नहीं पकड़ना चाहिए, 1 इंच का गैप होना चाहिए। और पुस्तिका और पेन के बीच ये प्रश्न आता है कि सुंदर लेखन के लिए पुस्तिका और पेन के बीच कितने डिग्री का कोण हो, तो 45 डिग्री का कोण हो, यह ध्यान में रखते हुए लिखना। लिखते समय शब्द और वाक्यों का चयन भी और वर्णों की संरचना भी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको भाषा कौशल से संबंधित ये वीडियो पसंद आया होगा और आपको सब कुछ जो बताया गया है समझ में आया होगा। तो इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल को। आप सबका एक बार फिर से शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।